प्रणाम आचार्य जी। पुणे विश्रांति में किसी ने सवाल पूछा था, कैसे पता चले कि हम ना शरीर हैं ना मन। उसके जवाब में आपने कहा था कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग इस बात का प्रमाण है। यह बात पूरी तरह से समझ नहीं आई है। आपके वीडियोस देखकर ये समझ आया है कि जिसे हम प्रेम समझते आए हैं वह तो केवल केमिस्ट्री है, क्योंकि वह शरीर के स्तर तक ही सीमित है। और अंडरस्टैंडिंग यानी बोध, ऐसा जानना है कि पता ही ना हो कि जानते हैं, जानने का विचार ही ना हो। अभी मेरी जो अवस्था है उसमें प्रेम और बोध दोनों ही मेरे अनुभव में नहीं है, और अगर हैं तो मैं देख नहीं पा रही। दोनों ही तरह से ये मेरे लिए प्रमाण नहीं बन पा रहे हैं। अभी तो ऐसा हो रखा है कि कभी सत्य के प्रेम में सरोवर रहती हूँ तो कभी लगता है सब एब्स्ट्रैक्ट है, अनरियल है। अभी लगता है कि कुछ बंधन छूटे हैं तो कुछ समय बाद वही बंधन फिर जकड़ लेते हैं। जीत का जश्न मना ही नहीं पाते, पराजय आ जाती है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि कुछ बात बन रही है या नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। वत्सला, मैं जो उत्तर दूंगा उसको खाओगे तो नहीं? तो सवाल क्यों पूछा है? बल्कि मैं कहूंगा, सवाल फिर किसने पूछा है? शरीर अधिक से अधिक किसी भी पदार्थ के साथ क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? उसे खा जाएगा, खा जाएगा, पी जाएगा, सूंघ सकता है, पहन सकता है, गेंद बनाकर उससे खेल सकता है। शरीर यही करेगा ना किसी भी वस्तु के साथ। तो अगर ये प्रश्न पूछने वाला शरीर होता तो निश्चित रूप से वो कोई ऐसी चीज मांगता जिसे खाया जा सकता हो, सूंघा जा सकता हो, ओढ़ा जा सकता हो, पहना जा सकता हो। पर प्रश्न के उत्तर में तुम्हें ये जो शब्द मिल रहे हैं, इनको खाओगे क्या? बोलो, सूंघोगे, तोलोगे, छत से लटका दोगे झूमर की तरह? ये सब करोगे? फिर भी तुम्हें ये उत्तर चाहिए? चाहिए ना वत्सला? तभी तो ये प्रश्न पूछा। ये उत्तर तुम्हें चाहिए, जबकि उस उत्तर को ना खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना ओढ़ सकते हो, ना पहन सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना उसकी सीढ़ी बनाकर चढ़ सकते हो। तो फिर ये प्रश्न किसने पूछा? क्या देह ने पूछा? अगर देह ने उत्तर मांगा होता तो वो उत्तर में क्या मांगती? एक सेब। तो मैं यहां से सेब भेजता, वो बंगलुरु पहुंचता और उसको खा जाती। फिर कहती कि ये प्रश्न पूछने वाली मेरी देह थी। तो प्रश्न के उत्तर में मुझे फल मिला और मैंने उसको खा लिया। पर यहां तो जो प्रश्न का उत्तर है वो देह के किसी काम का ही नहीं है ना, या है? फिर भी ये प्रश्न पूछ रहे हो तो ये जाहिर है ना कि देह नहीं हो तुम। ठीक इस वक्त जब ये प्रश्न पूछ रहे हो तो देह नहीं हो तुम। और मेरी बात यकीन में ना आ रही हो तो मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसको खा के दिखाओ। और आगे बढ़ते हैं। मन अपने दायरे में चलता है ना? मन अपने दायरे में चलता है। वो प्रश्न भी जब पूछता है तो उसके उत्तर के बारे में वो पहले से ही अपेक्षा और कल्पना करके रखता है। रखता है ना? और उसकी अपेक्षा और कल्पना के बाहर का हो तो मन
हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है। तुम हिंदी में सवाल पूछो और मैं रूसी में उत्तर दूं तो क्या होगा? घबरा जाओगे, ये क्या हो गया? तो प्रश्न पूछते वक्त ही तुमने इतनी उम्मीद तो रखी थी कि हिंदी का सवाल है, तो मतलब मन अनपेक्षित अप्रत्याशित के लिए कभी पूरी तरह तैयार तो नहीं होता। मन जब भी कुछ करता है, भले ही वही सवाल पूछ रहा हो, भले ही मन ये कह रहा हो मैं कुछ नहीं जानता, तो भी वो कुछ तो जानता है। वो अपने ही सीमित ज्ञान के भरोसे खड़ा है। आप मेरे सामने आए, आप मुझसे कहें मैं कुछ नहीं चाहता आचार्य जी, कुछ नहीं चाहता आचार्य जी, और मैं तुमको उत्तर पुर्तगाली भाषा में दे दूं, तुम्हें तत्काल समझ में आ जाएगा कि तुम कुछ तो चाहते थे। क्या चाहते थे? इतना तो चाहते थे कि मैं हिंदी में बोलूं। तत्काल तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे थे। तो मन जब भी कुछ प्रश्न करता है, वो पहले से ही उसके उत्तर की एक छवि बनाकर रखता है। प्रश्न के साथ ही मन ये तय कर देता है कि उसका उत्तर किस आयाम का होगा। उस आयाम में प्रश्न उत्तर को इतनी मोहलत दे देता है कि यहां का होने की जगह यहां का हो जा भाई। प्रश्न अगर इस मेज के आयाम का है और ये प्रश्न है, तो उत्तर को इतनी ही मोहलत है कि ये जो बाकी क्षेत्र है मेज का, इसमें वो कहीं का हो सकता है। पर प्रश्न उत्तर को ये मोहलत नहीं देगा कि वो छत का हो जाए। बात समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे उत्तरों के बारे में बताइए वत्सला। क्या मैं वो उत्तर देता हूं जिसके बारे में आपने पहले ही छवि रखी होती है, कुछ आशा रखी होती है? और अगर मैं वैसे उत्तर दूं तो क्या आप मुझे सुनोगे? हां, मन की आशा अनुसार काम हो जाएगा। मन तो यही चाहता था कि उसे उत्तर वैसा ही मिले जैसा वो चाहता है। मन कहता है मैंने सवाल पूछा और अब मुझे मेरी चाहत के अनुसार उत्तर दे दो। पता नहीं वो पूछता ही क्यों है। उत्तर तो उसने स्वयं ही तय कर रखा होता है। और मैं आपको सारे जो उत्तर दे रहा हूं वो आपकी आशा से बाहर के हैं। आप अगर मुझे जोर देकर भी कहते हो कि आचार्य जी मेज के तल का सवाल है, मेज के ही तल का उत्तर दीजिएगा, मैं तो भी आपको उत्तर या तो जमीन के तल का दे देता हूं या आसमान का। और आप बुरा नहीं मानते। आप ठीक वैसे ही बुरा नहीं मानते जैसे आपको बुरा नहीं लगता जब आपके सवाल के जवाब में मैं आपको सेब नहीं देता। अगर आप देह होते आपको बहुत बुरा लगता कि आपने सवाल पूछा और मैंने सेब नहीं दिया। और अगर आप मन होते तो आपको बहुत बुरा लगता कि आपने मेज के तल का सवाल पूछा और मैंने आसमान के तल का उत्तर दे दिया। पर आप गदगद हो जाते हो। मन को तो बुरा लगता होगा, और मन खींचता भी है। मन खींचता है ना। कई बार उत्तर के आरंभ में या मध्य में कहीं पर ऐसा लगता है ना कि आचार्य जी नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था, आचार्य जी आप गलत दिशा में जा रहे हैं, नहीं ये मत बताइए, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आचार्य जी आपने मुझे समझा नहीं। नहीं आचार्य जी वो बात है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। ऐसा लगता है ना सवाल पूछते हो। मैंने बोला ये मन है जो चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मैंने मेज के तल का सवाल पूछा है, मुझे मेज का ही जवाब दो। ये तुम कहां ऊपर लिए जा रहे हो मुझे। ये मन है। तो मन को तो बुरा ही लगता है। जब मैं आपको ऊपर के उत्तर देता हूं तो किसको बुरा लगता है? मन को।
मन को बुरा लगता है। आप अगर मन होते तो मेरा उत्तर सुन के भाग जाते, पर आप तो भागते नहीं। मन की उम्मीदें मैं लगातार तोड़ रहा हूं। अगर आप मन ही होते तो कब के भाग गए होते मुझसे, पर आप भागते क्यों नहीं? बोलो, भागते क्यों नहीं? शरीर के तल पर मैं आपको कुछ देता नहीं, मन पर मैं चोट ही चोट करता हूं। मेरे पास कर क्या रहे हो? भागो। तुम तो शरीर हो या मन हो। शरीर को सेब मैं देता नहीं तो शरीर को मुझसे कुछ मिला नहीं, और मन पर मैं कर रहा हूं चोट, मन की उम्मीदें नहीं पूरी कर रहा, तो भाग जाओ। तुम तो मन हो, पर तुम भाग नहीं रहे। अच्छा चलो, बहुत सारे भाग जाते हैं, कुछ तो हैं जो नहीं भाग रहे। जो नहीं भाग रहे, कम से कम उनके बारे में तो जाहिर होता है ना कि शरीर और मन से आगे भी कुछ और है, और शरीर से, मन से आगे जो है उसके साथ हुआ जा सकता है। अगर उसके साथ नहीं होते तुम, तो कब के भाग गए होते। मन को तो अभी भी बुरा लग रहा है, न जाने कहां से उत्तर दे रहे हैं, कौन सा तर्क निकाल दिया, क्या उदाहरण दे दिया। मन को बुरा लग रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा। और अगर आज भी मैं सत्र को खींच दूं 4-4.5 घंटा, तो तन को भी बुरा लगने लगेगा। लेकिन फिर भी आप तो बैठे ही रहते हो, आपको बुरा क्यों नहीं लगता? तन थक रहा है, अकड़ रहा है, मन पर चोट पड़ रही है, मन विद्रोह भी कर रहा है, और चले जाने का विकल्प भी उपलब्ध है, जाकर न लौटने का विकल्प भी उपलब्ध है। चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि मन और तन से अलग भी कुछ है जो इन दोनों से ऊंचा है। इन दोनों से चूंकि वो ऊंचा है, इसलिए उसकी अहमियत ज्यादा है, इसलिए यहां से चले नहीं जाते आप। इस मेज पर छोटे 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 एल्यूमिनियम के, तांबे के, निकल के, और लोहे के टुकड़े पड़े हों, वो एक से ही दिख रहे हो, एक ही रंग में रंग दिए गए हों, उन सबको एक ही रंग में रंग दिया गया, छोटे 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 टुकड़े हैं। उनमें पता कैसे करोगे कि लोहा कौन सा है? चुंबक लाओगे,
लोहा आकर्षित हो जाएगा, बाकी आकर्षित नहीं होंगे। बस चुंबक ने ये बता दिया कि अंतर है, सब एक जैसे नहीं है। सच वो चुंबक है, सच चुंबक है, तुम लोहा हो, तन एल्यूमिनियम है, मन कांसा है, कॉपर, ब्रॉन्ज। सच क्या है? चुंबक है। तुम क्या हो? लोहा। तन क्या है? एल्यूमिनियम। मन क्या है? कॉपर। तो सच जब आता है पास, तो तन और मन उसकी ओर आकर्षित होते ही नहीं। तन और मन उसकी ओर आकर्षित होते ही नहीं। तुम कूद के चले जाते हो उसके पास, बस तभी साबित हो जाता है कि तुम तन और मन से अलग हो। सच की उपस्थिति में ही यह सिद्ध हो सकता है कि तुम तन और मन से आगे के कुछ हो, अलग कुछ हो। इसीलिए जो लोग सच की संगत में नहीं रहते, उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि वो तन और मन से अलग कुछ है। सच की संगत इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा अमृत है, और साथ ही साथ तुम्हारी बड़ी मुसीबत भी है वो। क्योंकि जब तक सच नहीं था, तब तक गधा घोड़ा सब एक बराबर थे, एक ही रंग में रंगे हुए हैं, कुछ तरीका ही नहीं था पता करने का। तुम बड़ी आसानी से माने बैठे थे कि मैं भी तो निकल ही हूं, मैं भी तो एल्यूमिनियम हूं, मैं भी तांबा हूं, मैं भी कांसा हूं। तुम भी बड़ी आसानी से इनसे तादाद में करे बैठे थे। क्या करे बैठे थे? तादाद में। उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। सब आपस में खेल रहे थे, रंग तो सबका एक ही रंग दिया गया था ना। पर दुर्घटना घट गई। क्या दुर्घटना घट गई? सच पास आ गया। सच पास आया नहीं कि तुम्हें दिख गया कि तुम में और औरों में फर्क है। औरों को कोई आकर्षण ही नहीं, उन्हें कोई प्रेम ही नहीं उठ रहा, और तुम प्रेम में दीवाने हुए जा रहे हो, मत्त हुए जा रहे हो। वो कह रहे क्या हो गया, ये चुंबक ही तो है, इससे क्या हुआ, हमें तो कोई खिंचाव अनुभव ही नहीं हो रहा। और तुम कह रहे हो कि उसके निकट आते ही, उसकी संगति में पड़ते ही मुझे दिख गया है कि मुझे उठना होगा, मेरा देश कुछ और है, मैं तुम लोगों के साथ अब नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं। वो कह रहे हैं अरे तू बड़ा बेवफा, हमारे साथ हंसा खेला, खाया पिया, और अब ये कोई आ गया अचानक से अनजाना नया सच, सत्य, और तू उसके इश्क में पड़ गया, हमें छोड़ के चल दिया। तुम कहोगे कोई विकल्प नहीं है दोस्त, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो सच्चाई क्या है तुम्हारी, वास्तव में कौन हो तुम, ये जानना हो तो थोड़ी हिम्मत, थोड़ा हौसला दिखाओ और किसी सच्चे की संगति करो। उसकी संगति में दो बातें होंगी, तुम्हें तुम्हारा असली ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारे जो नकली ठिकाने और नकली यार दोस्त थे वो छूट जाएंगे। अब देख लो कि तुम्हें ज्यादा क्या प्यारा है, सच्चे का साथ या पुराने और झूठे अतीत का मोह। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जब लोहे के सब टुकड़े उठ उठ के उड़ उड़ के चुंबक की ओर जा रहे हैं, शक्तिशाली चुंबक है, तभी लोहे के एक छोटे से टुकड़े पर बहुत सारा तांबा चढ़कर बैठ जाए। लोहे के एक छोटे से टुकड़े पर बहुत सारा तांबा 5 किलो का चढ़कर बैठ जाए,
तो क्या होगा फिर? वो छोटा टुकड़ा प्यार के होते हुए भी, चाहत और इच्छा के होते हुए भी सच की ओर जा नहीं पाएगा। ये होता है जब अतीत का मोह तुम पर बहुत हावी हो जाता है। अगर अतीत का मोह तुम पर बहुत भारी हो गया तो प्रेम से हाथ धो बैठोगे, सच्चाई से वंचित रह जाओगे। बहुत सारे तांबे के नीचे दबे रह जाओगे, वहीं कब्र बन जाएगी तुम्हारी।